सबसे पहले तो मैं दिनेश भाई को, इनकी टीम को, एक्टर्स की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि क्लासिक एक कालजयी नाटक की इतनी सुंदर प्रस्तुति इन्होंने की। बहुत मुश्किल नाटक है ये। साथ में क्यूरी टीम को भी मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस परिचर्चा का हिस्सा बनाया। बहुत कम लोग बचे हैं तो उत्साह तो उतना नहीं है बात करने का, लेकिन संजीदा लोग दरअसल थोड़े ही होते हैं हर जगह। तो इसलिए मैं अपनी बात तो कहूँगा, क्योंकि नेता हो या अभिनेता माइक हाथ में आ जाए तो वो फिर पीछे नहीं हटता। तो मैं अभिनेता हूँ। चोपड़ा जी हंसी मत। आषाढ़ का एक दिन एक ऐसा नाटक है जो आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य के जो पुरोधा रहे हैं गिने चुने, या जो नाटक रहे हैं गिने चुने, उनमें से एक है। और मोहन राकेश जी को इस बात का सलाम कि मात्र 3.5 नाटक लिख के वो चले गए। उपन्यास उन्होंने बहुत लिखे, संस्मरण लिखे। 3.5 में इसलिए कहूँगा कि चौथा नाटक वो पूरा नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। पैर तले की जमीन वो पूरा किया कमलेश्वर जी ने। वो बात उसमें नहीं आ पाई। बाकी आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, उनमें सबसे ज़्यादा जो नाटक मुकम्मल हुआ वो आज आपने देखा। आषाढ़ का एक दिन जो बरसों बरस एमए के कोर्स में रहा, शायद ड्रामा में भी रहोगा मैडम, आप ज़्यादा जानती होंगी। फॉर्चुनेटली जब मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया था फाइनल 87 में, तभी मेरे भी कोर्स में था। और अच्छी बात ये थी कि मैंने 3 सप्लीमेंट्री कॉपी ली थी उसमें, क्योंकि मैं ये नाटक के कई शो समय तक कर चुका था। 1983 में मैंने इसका पहला शो किया, शायद लई भाई तब जयपुर में ही थे, और तब से लेकर 88 तक मैंने इसके कई शो किए। और ये नाटक ऐसा है जो हर संजीदा रंगकर्मी इसका हिस्सा बनना चाहेगा। और एक राज की बात है कि मैं इस नाटक को करने वाला था इन दिनों। मार्च क्लोजिंग के बाद मुझे पता लगा दिनेश भाई कर रहे हैं, तो मैं संकोच में आ गया। मैंने अपना प्रोडक्शन रोक दिया। मैंने कास्टिंग कर ली, स्क्रिप्ट फोटोकॉपी करा के बांट दी थी। फिर मैं रुक गया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा अंतराल के बाद करूं ताकि कंपैरिजन नहीं हो। खैर, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि समय कम बचा है। मुझे आज आयोजकों ने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इन सभी से सवालात करूं। अब सभी मेरे अपने हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक भाषा में तो बात नहीं करूँगा। सभी धुरंधर हैं, लेकिन चूंकि नाटक में कैप्टन ऑफ द शिप माना जाता है डायरेक्टर, तो मैं पहला सवाल निर्देशक से पूछ लूँ। दिनेश जी, मैंने आपके बहुत सारे प्ले देखे हैं, जो भी आपने किए हैं। कोर्ट मार्शल से बहुत प्रभावित रहा हूँ मैं। आपने हर्ष जोनर के प्ले किए, ये बिल्कुल डिफरेंट प्ले आपने अब की बार पकड़ा, और ये हर डायरेक्टर करना चाहता है इस प्ले को। आपने इस प्ले को करते समय क्या चुनौतियां अनुभव की? क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्ले है जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। उर्दू और इंग्लिश शब्दों की जो हम आम बोलचाल की भाषा के नाटकों में आजकल प्रयोग कर लेते हैं आधुनिक हिंदी रंगमंच, उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। दूसरी बात, अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो हिंदी नहीं बोलती, वो इंग्लिश बोलती है। उनका टोन ऐसा होता है कि जैसे कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे होते हैं जिनका हिंदी भी बोलते हैं तो अंग्रेजी के टोन में वो बोलते हैं। तो आपको कितनी चुनौती महसूस हुई नई पीढ़ी को लेकर इस नाटक के साथ संवाद अदायगी में, संवाद याद करने में और उन संवादों को आत्मसात करने में? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि आजकल जो पीढ़ी आ रही है शायद उनकी तो हिंदी भी इतनी शुद्ध नहीं है। मतलब उनकी भी गलती नहीं है, मतलब जो जिस तरह की बोलचाल है, जिस तरह के वर्ड्स हैं, सोशल मीडिया आ गया है, व्हाट्सएप पे तो शायद पूरा भी नहीं लिखा जाता, और बोलने में भी वो आधे शब्दों का यूज़ करते हैं। तो हमने 45 दिन और सबसे ज़्यादा काम भाषा पे और डिक्शन पे और इसी पे करना पड़ा। फिर भी मुझे लगता है हो 1-2 जगह थोड़ी सी कमी रह गई होगी, लेकिन इन्होंने कास्ट ने भी बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। हमने डेली 45 दिन 4 से 5 घंटे रोज रिहर्सल की इसीलिए, और ब्लॉकिंग और उस तरीके से रन थ्रूज के अलावा भी भाषा पे बार बार जहाँ भी होता था कोशिश करते थे, बार बार बताते थे, और रिकॉर्ड करके सुनाना एक्टर्स को। वो काफ़ी
और बहुत मेहनत की उन्होंने, काफ़ी हद तक पहुँचे भी वो, तो ये चुनौती तो थी भाषा में। मेहनत तो उनकी झलक रही थी। और मैं एक निर्देशक के रूप में जानना चाह रहा था कि आपको कितनी तकलीफ हुई इसमें? होता है, मतलब मेरे को बहुत घंटे, मतलब मैं इतने 5 घंटे का भी सच बताऊं तो मैं अपने प्लेस की रिहर्सल नहीं करता हूँ। मैं 2 घंटे 3 घंटे करता हूँ, शायद ज़्यादा दिन कर लूँ, लेकिन 5 घंटे मेरे को रोज़ करनी पड़ी। इतना समय मैंने किसी प्ले में नहीं दिया रिहर्सल। काम मुश्किल होगा तो मेहनत भी करनी पड़ती है। मैंने जब ये प्ले किया तो मैं बता, क्यों रेफरेंस आ गया था, मैं अपना लालच नहीं छोड़ूंगा। मेरे कास्ट जो थी उसमें एक क्रिश्चियन थी, एक पंजाबी लड़की थी जिसको हिंदी बोल लेती थी लेकिन उसका एक्सेंट पंजाबी आता था, और एक मुस्लिम अभिनेता थी जिनसे मैंने निक्षेप का कराया था, और जो क्रिश्चियन महिला थी उसने अंबिका का किया था, और पंजाबी ने पहले शो में मल्लिका का। तो मेरे भी दांतों में पसीना आ गए थे, लेकिन वो पीढ़ी शायद कुछ और थी और हमने मेहनत की और सफल रहे हम। खैर, लेकिन आपने फिर भी एक बहुत मुश्किल काम उठाया और उसको सफलता से अंजाम तक पहुंचाया आपने, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और स्वीट डिश लास्ट में, इसलिए आपसे लास्ट में पूछूंगा। अब नहीं, और ललित भाई का भी बहुत साथ रहा कि ललित भाई क्या है, हमने इनको बहुत सारी अपनी तरफ से तैयारी की, तो हम जब हमारा थोड़ा डर दूर हुआ तो मैंने कहा अब पिटाई कम होगी, तो फिर इनको बुलाया। एक ललित भाई का नेचर पीटने वाला है नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे, जो इन्होंने जो नहीं, ललित भाई को मैं तब से जानता हूँ जब से जयपुर में थिएटर इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद ये NSD चले गए, उसके बाद WZCC में लंबे समय तक इन्होंने कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सेवाएं दी, और मुझे भी सौभाग्य मिला इनके कार्यकाल में उदयपुर WZCC में जाकर नाटक करने का। इनके रिटायरमेंट के बाद भी मैं गए आखिरी प्ले नट सम्राट करने, और वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत भंग थी, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। क्योंकि अब जो, खैर स्वीट डिश लास्ट में तो मैं देशराज जी आपसे पूछूं, मैं एक निर्देशक तो हूँ ही, अभिनेता भी हूँ, और जब मैं अभिनय नहीं कर रहा होता हूँ, निर्देशन कर रहा होता हूँ, तो मेरा फर्स्ट लव होता है कि मैं लाइटिंग करूँ अपने प्ले की। तो मैं किसी भी प्ले को अगर देखता हूँ तो लाइटिंग को बड़ा क्रिटिकली मैं देखता हूँ। मैंने आज भी वही किया। तो आप इसको शिकायत के रूप में ना लें, आपने बड़ी अच्छा प्रकाश संयोजन किया। कहीं कहीं मुझे लगा कि जनरल लाइट में आपने स्पॉट दे रखे हैं, लेकिन वो स्पॉट जनरल में मिक्स है, और जहाँ स्पॉट का हम कहाँ उपयोग करते हैं, आप माइक उठा लीजिए। ये प्रश्न का आधा हिस्सा है जिसका आप जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूँ। हम नाटक में स्पॉटलाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर सीन को अगर हाईलाइट करना हो, या हमें एक बाकी सबको साइड में रखते हुए एक व्यक्ति को अगर प्रकाशित या स्पॉट पर रख के बात करनी हो, तो हम जनरली स्पॉट का यूज़ करते हैं। पर आज आपने देखा हमने 4-5 जगह पे स्पॉट दे रखे थे, पर्टिकुलर यहाँ पे स्पॉट कुछ जगह पे थे। तो जब रिहर्सल पे मैं गया और 4-5 रिहर्सल के बाद में सर से मेरी बातचीत हुई, तो सर ने कहा कि नाटक का मूड ऐसा होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा डल है, शुरू में ऐसा होना चाहिए, बाद में थोड़ा डल होना चाहिए। उसका थीम हमने थोड़ी डल रखी है ना, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं पूरे नाटक में जनरल रखता तो जनरल एकदम फ्लैट बना देता है पूरे नाटक को ना, एक जैसा दिखता है आगे से अगर आप जनरल बनाते हो, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। स्पोर्ट अगर आप देते हो तो एक स्पोर्ट से जब निकल के आदमी जनरल में आता है और वापस स्पोर्ट में जब जाता है, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा था। किसी भी स्पोर्ट की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वहाँ पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा, तो वो हल्का हल्का हाईलाइट भी होता है जब वो कुछ बात कर रहा है, क्योंकि उसका दिखना भी ज़रूरी है, और वो एक तरह से पूरी तरह से स्पोर्ट में भी नहीं है। तो यहाँ पे स्पोर्ट का यूज़ कुछ और था इस नाटक के लिए। बाकी अगर हम जनरल स्पोर्ट का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ काफ़ी अलग होता है। देखो, मैंने थिएटर नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा सीखा भी नहीं है। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि स्पॉट का मतलब है कि स्पॉटलाइट का मतलब है कि आप किसी सिचुएशन को, किसी एक्टर को या किसी संवादों को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, अगर मेरा पूर्व वगैरह हो सकता है, तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि ये सिचुएशन तो हाईलाइट होनी चाहिए थी, वहाँ स्पॉट था, एक्टर्स भी थे, बाकी स्टेज पे जनरल लाइट भी पैरेलली चल रही है। तो क्या होता है, जनरल लाइट इसलिए काटी जाती, लाइट क्या है, देखो
अगर यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी भी कोई हों, लाइट इज ए सोर्स, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है ना। ये रामामूर्ति जी से मैंने सीखा और मैं विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूँ। एनर्जी जो प्ले में आनी चाहिए वो लाइट से आनी चाहिए। सॉरी टू से मुझे कहीं कहीं वो, लेकिन आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बिल्कुल आप, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बिल्कुल। चलिए अब मैं एक बार स्वीट डिश की तरफ आता हूँ, अगर समय होगा तो फिर एक राउंड और करेंगे। लेकिन भाई आप तो बहुत सीनियर थिएटर वर्कर हैं, बहुत बरसों आपने थिएटर किया है, प्ले भी लिखे हैं, एक्टर भी आप रहे हैं और इस प्रोडक्शन पे आप परामर्शक के रूप में भी जुड़े हैं। जो मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि आषाढ़ का एक दिन मैं नाटक का शीर्षक और नाटक के सारे पात्रों के नाम कालिदास को छोड़कर, क्योंकि कालिदास तो एक ऐतिहासिक पात्र रहा है, अपन सब जानते हैं कालिदास कवि थे। अंबिका, मल्लिका, प्रिंगोमरी और ये मातुल, निक्षेप, विलोम, ये सारे नाम काल्पनिक हैं। एग्रीड? क्या आप इनमें कोई प्रतीक देखते हैं नाटक की शीर्षक में और पात्रों के नाम में, या बस ये लिख दिया मोहन राकेश ने? क्योंकि देखो जैसे पूस की रात, कड़ाके की सर्दी में किसान अपनी कैसे रखवाली करता खेत की, तो वहां तो समझ में आता है कि कड़ाके की सर्दी ही होनी थी। यहाँ आषाढ़ का वर्णन, आषाढ़ क्यों है इस नाटक का नाम? अगर आप रोमांटिसिज्म चाहते हो या बरसात का मौसम चाहते हो तो सावन का एक दिन, भादों का एक दिन है, जेठ का एक दिन क्यों नहीं? आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश बहुत विद्वान लेखक थे, उन्होंने क्या किसी प्रतीक के रूप में इसको लिया शीर्षक को, या ये एवे ही था? देखिए, कोई भी पारिक साहब नाटक जो लिखा जाता है या जो भी प्ले राइट होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से कहना चाह रहा है और किस परिवेश में कहना चाह रहा है। तो वो सारी चीज़ें नेचुरली जो प्रतीकात्मक होती है वो कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। और मोहन राकेश की सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्रतीकों के माध्यम से बहुत गहरी बात कह देते हैं और मानवीय संवेदनाओं के साथ जिस प्रकार से वो आपको उद्वेलित करते हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है मोहन राकेश की कि वो इनर कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत काम करते हैं। और वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है कि नाटक में जितना सशक्त इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नाटक उतना ही सक्सेस होता है, और वो भी प्रतीकात्मक। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं तो आषाढ़ शब्द पे मुझे प्रश्न है कि आषाढ़ क्यों रखा इसका नाम? सावन का एक दिन भी हो सकता था। देखिए, आषाढ़ इसलिए रखा कि आषाढ़ जो है वो शुरू होता है, आषाढ़ माह होता है ना। और आषाढ़ माह में पहली बारिश, और पहली बारिश एक प्रतीक है। हम एक गर्मी से निकलते हैं, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, एक मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो उसको महसूस करते हैं। लेकिन जीवन में परिवर्तन भी शायद उससे आता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मतलब एक पूरा का पूरा माहौल कि हम गर्मी के माहौल से, ग्रीष्म ऋतु से निकलते एक वर्षा ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक प्रतीक नज़र आता है कि उस माहौल से बदलने का। दूसरा प्रतीक नज़र आता है कि आप एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रतीक है कि आप जीवन चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक चौथा प्रतीक है कि जैसे ही आषाढ़ शुरू होता है, हमें संभावना लगती है कि हमारी कृषि भी आगे बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो जिंदगी की उथल पुथल अलग तरीके से वो कह रहे हैं, वो सारी इसमें आ रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपने मुझे एक नई दृष्टि आज दी है, जो मेरे अब तक की धारणा थी। मैं वो भी कहना चाहूँगा, आषाढ़ ऐसा महीना होता है जिसमें बादल उमड़ते घुमड़ते गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, बड़े कंजूसी से थोड़े वो छींटे पड़ते हैं।
क्योंकि इनर कन्फ्लिक्ट वाली जो बात आपने कही कि अंतर्द्वंद जो उनमें रहता है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ और मैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता। यहाँ जो नाटक के दो मुख्य पात्र हैं कालिदास और मल्लिका, मुझे लगता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने सही समय पे कोई बात नहीं कह पाए वो एक दूसरे को, और उनका जीवन जैसा गया अपन ने नाटक में देखा कि मुझे वर्षों पहले यहाँ लौटाना चाहिए था। क्यों भाई? क्योंकि वो आषाढ़ के जो बादल होते हैं वो गरजते तो हैं, घुमड़ते तो हैं, बरसते नहीं है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो। और ये कालिदास की प्रॉब्लम है। कालिदास का क्या चरित्र था वो पूछूंगा तो मैं भी बोलूँगा तो दिनेश भाई से अगला सवाल मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आषाढ़ का मतलब मेरी दृष्टि में, जो कि हो सकता है एक सिंगल एंगल वाली हो, कि आषाढ़ एक ऐसा महीना है कि बादल बहुत छाते हैं, घुटते भी हैं, गरजते भी हैं, बरसते नहीं हैं। मल्लिका भी अपनी बात मन की समय पे नहीं कह पाई, चाहती बहुत कुछ थी और कालिदास भी नहीं कह पाया, और जब कहने आया तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। खैर, अब दिनेश भाई वापस एक बार मैं आपसे पूछूंगा, जो लाइक भाई से भी पूछा था कि इसमें कैरेक्टर्स के नाम प्रतीकात्मक तो हैं, अब चूंकि समय कम है तो मैं सब कैरेक्टर्स बने जाके काल हैं। अरे नहीं, मैं तो 5-7 मैं ये कहना चाहूँगा कालिदास और विलोम दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, जिनको अपन आम भाषा में, जो कि उचित नहीं, नायक और खलनायक, मैं नहीं मानता इस बात को। आपने उनके कैरेक्टराइजेशन को किस तरह, क्या आपने उनके चरित्र को किस तरह से समझा और अपने कलाकारों को समझाया? देखिए, मैंने इसको सिंपल तरीके से समझा, आज के उदाहरण से भी समझा कि मैंने नॉर्मली लिया कि कालिदास है वो जयपुर में थिएटर करने वाला आर्टिस्ट है, मान लेते है ना। अब कालिदास की पूछ कब होगी? वो एक्टर बॉम्बे जाएगा तो पूछ होगी, है ना, तो उज्जैनी उसके लिए बॉम्बे है। तो वो क्या है, कवि हृदय व्यक्ति है, बहुत ही सिंपल, वो बादलों में खोया रहता है, उसके अंदर कविता उमड़ती है, वो कविता करता है और वो प्योरली आर्टिस्ट है। तो उसका चरित्र उस तरीके से है, वो जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड है उसमें उसका इतना बिलीव नहीं है, वो उस तरफ इतना झुका हुआ नहीं है। जबकि विलोम ऐसा व्यक्ति की, मुझे ऐसा लगता है उसका नाम विलोम ही इसलिए है कि वो उससे विपरीत चरित्र है। विपरीत इन द सेंस कि कहीं ना कहीं समानता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल आदमी है, वो प्रैक्टिकल आदमी है, वो समाज को दूसरे को, वो समाज का प्रतिबिंब भी है इस नाटक में। वो बार बार वो सोसाइटी बन के आता है इस नाटक में, कि सोसाइटी ऐसे वर्क करती है कि तुम मल्लिका की इतनी उम्र हो गई, तुम उसकी बदनामी की चिंता क्यों नहीं करती, तुम उसकी शादी क्यों नहीं, व्यवहारिक सोच है उसकी। तो जो समाज सवाल करता है वो बार बार आके विलोम करता है। जबकि जो कालिदास है वो प्योरली आर्टिस्ट है, वो इन सारे खांचों में बंधा हुआ नहीं है, अंतर्मुखी और मतलब सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टर है। तो वो उस तरीके से विपरीत है, इसलिए उसका नाम विलोम है, उस चरित्र का नाम विलोम, इस तरीके से मैंने समझा। बिल्कुल सही समझा। मैं थोड़े उस बात पे भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि ये मेघदूत से लिया गया है पूरा, ये काल्पनिक चरित्र है, बाकी कालिदास की उसको लिया है। तो मेघदूत की जो कहानी थी कि जो कुबेर है राजा और यक्ष की जो कहानी है, तो क्योंकि आषाढ़ के दिन ट्रेवल बहुत करते हैं, आषाढ़ के जो बादल है काले भी होते हैं, बिजली बहुत होती है उनमें, और लोग डरते ज़्यादा हैं लेकिन इतने बरसते नहीं हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आप प्ले के शुरुआत से देखेंगे तो है ना, उसकी माँ बार बार उस अपशगुन की तरफ चिंता करती है, वो बार बार इशारा करेगी तो रुक जाए, ये सब कदम मत उठा। तो उस आप देखिए जब बहुत काले बादल होते हैं, बहुत बिजलियाँ कड़कती, बारिश कम होती है, तो एक बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है चारों तरफ। बाहर भी अपन देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, 2-4 दिन में आप कहते हैं यार धूप क्यों नहीं निकल रही, अब तो सूरज दिख जाए हमें। तो उस तरह का आपको है ना वैसी दस्तक प्ले में शुरू से मिल जाती है अंबिका के थ्रू, वो शुरू से बढ़ती जाती, फिर सेकंड एक्ट में और बढ़ जाती, थर्ड एक्ट में तो अपने को पता ही है कि क्या क्या हो जाए। तो मैंने उस तरीके से नहीं, बिल्कुल सही आपने विवेचना की, मेरे मन में भी यही सोच था। एक आखिरी क्वेश्चन, आपने 4 कैरेक्टर्स इस प्ले में से हटा दिए जी, क्या मजबूरी रही? मजबूरी देखिए आज के दर्शक 2.5 घंटे का नाटक नहीं देखता, सबसे पहली मजबूरी। और उसके अलावा भी सीरियसली भी मुझे ये लगता है कि उस ज़माने में 70s में जब प्ले लिखा गया है तो उस प्ले में ना मुझे कहीं ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ के लिए वो पात्र
वो डाला गया कुछ कारण से कि हम नीचे से कुछ आर्टिस्ट चेंज कर लें। मैं इस पे आपत्ति लगाऊंगा आपकी बात पे कॉमिक रिलीफ, क्यों मोहन राकेश ऐसे लेखक नहीं थे। अनुसार अनुनासिक रूप में टोटल ब्यूरोक्रेसी जो उस समय की थी वो इसमें दिखाई देती है, कटाक्ष है वो। देखो इस नाटक में भयानक रस नहीं है, रौद्र रस नहीं है, वीर रस नहीं है, बाकी सारे रस हैं। इसलिए तो मोहन राकेश को सैल्यूट करते हैं हम लोग। जो नाटक 3.5 नाटक लिखे जो आदमी अमर हो गया, तो वो कोई कम। ठीक है, मैंने डायरेक्टर के तौर पे ऐसे लिया है कि हम क्या आपको ऐसा लगा, दर्शकों से भी मैं पूछना चाहूँगा यहाँ से भी, कि अगर वो मैंने हटा दिए तो नाटक का नहीं, मैंने ऐसे और भी शोज देखे हैं या कुछ और भी शोज देखे हैं जिसमें रंगीनी संगीनी अनुसार अनुनासिक नहीं थे। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि बाद थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जितने शो किया मैंने पूरे, उससे क्या होता है बाद में मातुल भी आता है, बाद में कालिदास आता है और उन सारी चीज़ों का वर्णन करता है। वो कश्मीर के राज्य का भी वर्णन करता है, वहाँ की राजनीति का भी वर्णन करता है। तो वो दूसरे तरीके से कॉमिक रिलीफ की तरह उन चीज़ों का वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ वो सीरियसली उन बातों को कह जाते। वो बातें यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही। मुझे ऐसे लगा कि वो बातें छूट नहीं रही हैं। आपको लगा कि जो कंटेम्प्रेरी अगर अपन एस्पेक्ट में सोचे तो उन कैरेक्टर्स की प्ले में जरूरत नहीं है, बट अब मुझे लगा हाँ नहीं ठीक है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं हूँ। दूसरी मजबूरी थी प्ले को छोटा करना। वो वाकई में आज दर्शक नहीं देख पाता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, 2.5-3 सेकंड की रील, 50 सेकंड की रील देखने से दर्शक का। फिर भी मैं खुश हूँ कि आज है ना, मुझे तब भी डर लगा था कि वो मजबूरी थी 5 मिनट का इंटरवल करे। मुझे लगा आधा हॉल तो शायद खाली हो जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली सब लोग वापस आए, सबने देखा। तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मेरे मन में जो एक सवाल था मैंने पूछा, क्योंकि मैंने और निर्देशकों को भी देखे शोज, अनुसार अनुनासिक और रंगीनी संगीनी, उन्होंने बिल्कुल ऑमिट कर। मैंने हटाया इसलिए नहीं कि हटाना था या वो मुझे लग रहा था कि ये कालिदास के थ्रू भी बातें रिफ्लेक्ट हो रही है जी, मेरा मातुल के थ्रू भी। मेरा ऐसा मानना है कि दर्शकों को हम संस्कारित करने की ड्यूटी हमारी है। 2.5 घंटे के प्लेज, मैंने भी कुछ पर्शियन प्ले जैसे किए, सीता वनवास जैसे प्ले, तो और वे बैठे रहे लोग, ऐसा नहीं है वो। लेकिन आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मजबूरी नहीं है मेरे को, क्योंकि दर्शक को रोक के रखना। मैंने करके देखा तो मुझे प्ले के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं लगी। मतलब मुझे ऐसा नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। इतनी सी एडिटिंग से मतलब प्ले जो राइटर कहना चाह रहा है वो तो कम्युनिकेट हो गया। उसके अलावा डायलॉग भी करते हैं सर। डायलॉग कटे, मुझे पता है क्योंकि मुझे फॉर्चुनेटली इस नाटक के आखिरी शो मैंने किया था 88 में, अभी भी 60-70% डायलॉग मुझे अभी भी याद है। मेरे पीछे बैठे दर्शक परेशान हो रहे थे, बोले आप क्या वर्ड बढ़ा रहे हो, मैं कब अगला संवाद बोल रहा हूँ। तो दिक्कत होती है जो आदमी जी लेता है किसी नाटक को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आप और भी शोज करेंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे। और मैं समझता हूँ कि मुझे गगन भाई ने जो कहा था उसके हिसाब से मेरा समय समाप्त हो जाना चाहिए। आप में से कोई बात अगर कहना चाहे और मेरी बात का विरोध करना चाहे तो स्वागत है। विरोध तो आपका हो ही नहीं सकता। जब आपने प्ले किया था तब आपने उस पात्रों को काटा था या लिया था? नहीं, मैंने तो कहा मैंने जितने शो किए सारे रखे थे, कभी किसी शो में काटा नहीं। अनुसार अनुनासिक रंगीनी संगीनी, तो मेरे हिसाब से वो इस प्ले को और उभारते जरूरी कैरेक्टर। मैं यही बोलना चाह रही थी क्योंकि कोई भी व्यक्तिगत बात जो है वो उससे राजनीति तय होती है। तो यदि हम उसको बिल्कुल सिरे से दरकिनार कर देंगे, सिर्फ राजनीति नहीं, हर जगह राजनीति मैडम प्लीज। सर कई बार हाँ नाटक वालों की मजबूरी होती है, दर्शक बड़ी मुश्किल से तब बुला पाते हैं, फिर उनको रिटेन करना ऑडिटोरियम में बैठे रहे वो मतलब थोड़ा सा परिचय होना चाहिए। थिएटर से इंटरवल का कंसेप्ट खत्म इसलिए हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कल